यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने। कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने। कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो। बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो। राशन दिए हो फ्री श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। कहने में जनता डरती श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती। नहीं यकीन सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। आपका जो प्रोफेशन था आपने उसको छोड़ दिया जी, तो अभी घर कैसे चलता है? एक मानसिकता हमारी आपकी बन चुकी है कि कवियों को पैसे नहीं मिलते, कवियों को सिर्फ सम्मान मिलता है। लेकिन आज के दौर में कवियों को सम्मान भी मिलता है, सम्मान राशि भी मिलती है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के महीने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है रजाई से निकलना, तैयार होना, ऑफिस में जाना और या कहीं और अन्य जगह पे जाना। हम आपको एक ऐसे कवि से मिलवाते हैं, शिखर त्रिपाठी हमारे साथ में हैं और इन्होंने एक कविता लिखी है जो वायरल है आजकल, और वो कविता आप सुनेंगे तो आपको बहाना मिल जाएगा कि ना नहाना ही ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे, आप दर्शकों को वो कविता दो चार जो पंक्ति हैं उसकी वो सुना दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आए कि उनके लिए क्या वो आपने जो लिखा है। जी बिल्कुल, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब से ये कविता ट्रेंडिंग हुई है इंस्टाग्राम पे और तमाम सारे चैनल्स पे, उसके बाद आज मैं पहली बार इसे किसी टेलीविज़न चैनल पे पढ़ रहा हूँ। मंचों पर बहुत पढ़ ली है इसके बीच में, टेलीविज़न चैनल पे आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठंड का प्रकोप और धूप का है लोप, आप बिस्तरों पे चाय के गुहार दो। ना नहा सको अगर तो खोपड़ी भिगो लो आप, और इस तरह से गैप मार दो। जो नहा चुका है मित्र सिर्फ वो ही है पवित्र, ये वहम जहन से तुम उतार दो। कंबलों को छोड़ के जगत के हर प्रलोभनों पे बिन कहे सुने ही लात मार दो। ये ठंड है प्रचंड। बहुत बढ़िया। तो आप ये ठंड है प्रचंड गाना सुन के आपको ये बहाना मिल जाएगा कि ना नहाना ठीक है। अच्छा, ये आया दिमाग में कैसे? क्या आपके मन में भी इससे कोई पीड़ा थी ठंड के महीने में नहाने को लेकर के? क्या था? दरअसल ये गीत यहीं से नहीं है, ये प्रतिगीत है पीयूष मिश्रा जी की फिल्म गुलाल से। उन्होंने एक गाना था आरंभ है प्रचंड, सबको पता है, हमारे सभी दर्शक उसको जानते हैं। तो ये मेरे मन में कहीं अब से 1-2 साल से चल रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छे से इसको मैं ला नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार एक दिन मैं बैठा, अचानक से मैंने लिखा। फिर हम लोग गए थे फ़ोटो शूट करने के लिए, मैं और मेरे एक मित्र हैं आकाश पांड्या जी। जब फ़ोटो शूट के लिए गए तो मैंने कहा कि अच्छा एक वीडियो बनाओ। हम लोगों ने एक 35 सेकंड का एक वीडियो निकाल दिया, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। 5-6 दिन के बाद में वो ट्रेंडिंग होना शुरू हो गया। और आज करीब फॉलोअर्स बढ़े कि नहीं बढ़े? क्योंकि मैंने आपका कमेंट देखा कि जो लोग शेयर कर रहे हैं वो कम से कम फॉलो कर लें। फॉलोअर बढ़े। मैंने सोचा कि मौके को भुनाने की कोशिश करता हूँ, तो फिर अच्छा मैंने लगा दिया कमेंट, फॉलोअर्स भी बढ़े। हम लोग टहलते रहेंगे और ताकि आप न्यूज रूम भी हमारा देखते रहें। बिल्कुल। और इस बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आप अपने कविता की जो जर्नी आपकी है, कैसे लिखना शुरू किया, कब से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आदित्य जी, दरअसल होता क्या ना कि हर कोई, मैं हूँ, आप हैं, या दुनिया का हर व्यक्ति जो बोल लेता है वो कविता कह लेता है। बस बात यह है कि कुछ लोग उसे गद्य में कहते हैं, जैसे हमारी आपकी जो आम बोलचाल की भाषा है, ये भी एक कविता है। बस इसको हमने सजाया नहीं है कविता की तरह से, तो कविता का ही रूप है। मैं भी वैसा ही था। जब 9 साल का था तो मैं 15 अगस्त था मेरे स्कूल में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुझसे बोला गया कि कुछ परफॉर्म करना है। तो मैं छोटा सा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। एक 5 रुपए की पुस्तक आती थी देशभक्ति गीत की। देशभक्ति गीत की पुस्तक मेरे पास में थी। मैंने उससे एक गाना तैयार किया, नन्हा मुन्ना राही करके। फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस के 2 दिन पहले वो पुस्तक खो जाती है। अचानक से क्या होता है कि मैं घर पे गया, मैं रोने लगा, तो पिताजी ने कहा कि क्या हुआ? मैंने बताया कि मेरी पुस्तक खो गई, मेरा गीत पूरा तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कुछ फिर से लिख लो, नया लिख लो अपने हिसाब से। मेरे मन में वो बात घर कर गई। मैंने कुछ नया लिखा, लिख के मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, बहुत अच्छा हुआ। हालांकि परफॉर्मर तो बहुत अच्छा नहीं था मैं, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी जो कविता थी वो लोगों के बीच में घर कर गई, मेरे अंदर एक मनोबल बढ़ता गया धीरे धीरे करके। एक और बात मैं आज बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं क्या करता था, जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे जितनी जीवनी लिखने को आती थी, तुलसीदास जी की है,
मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। तो जैसे ही मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के ऊपर मैं जितना बढ़ता गया, मैंने कभी भी जीवनी वैसे नहीं लिखी जैसे पुस्तक में लिखी होती थी। मैं घर से उसे पढ़ के जाता था, इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, मैं उसको पोएम की तरह लिख के पूरा राइमिंग के साथ में, तुकांत के साथ में मैं उसे लिख के आता था। तुकांत मतलब क्या होता है दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है तुकांत मतलब जिसका तुक अंतिम जो पंक्ति होती है वो मिलता मिलता हुआ, जैसे काफिया कुछ एक गा करके बता दीजिए ताकि तुकांत समझ में आ पाए। जैसे एक हास्य की मेरी पंक्तियां हैं, इसमें आप देखेंगे कि फिसल गया और निकल गया, ये उसके तुकांत हैं। इससे कविता में एक सौंदर्य बढ़ जाता है कि चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, मेरा ही दाव पेच था मुझ पे ही चल गया, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। तो ये जो निकल गया फिसल गया है, यही तुकांत है। ऐसा कभी सच में हुआ है कि कोई किसी लड़की को समझ होता है ना, तमाम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी कभी हुआ होगा। अगर हुआ भी है तो मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ पे कबूल कर दूंगा। कबूल यही बात है, बताते थोड़ी है कि किसके साथ। अच्छा, एक ये बात की कहा जाता है कि योगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अंजाम। पहला कविता जिसने लिखा उस बारे में कहा जाता है। तो क्या ऐसा दिल टूटा है कभी या कोई? होता है, अक्सर लोगों के साथ होता है। मुझे नहीं लग रहा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा दिल टूटने की मेरी नौबत ही नहीं आई। मैं 16.5 साल का था, मेरी शादी हो गई। अरे बाल विवाह हुआ है आप? हाँ, कह सकते हैं। तो भाभी जी क्या चैनल के माध्यम से फंसा भी देंगे मेरे परिवार को। भाभी जी क्या करती हैं? बस घर में ही है, बच्चे हैं। अच्छा, तो वो भी कविता की शौकीन है? ऐसा कविता की शौकीन है, कविता कहती नहीं है, कहती खाली सुनती है। लेकिन एक कविता कहने वाले को संभाल के रखा है उन्होंने। हाँ, ये बढ़िया बात है। अच्छा, ये वायरल होने का क्या फंडा, मतलब आप कैसे वायरल, कैसे कुछ सोच करके किया था? कई लोगों ने कहा कि नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे तमाम सारे वीडियोज, मुझे लग रहा है कि 400-500 के ऊपर वीडियोज हुए, जिसमें से कुछ वीडियोज मेरे यूपी का जब इलेक्शन हुआ था तब मैंने योगी जी पे कुछ पैरोडी करी थी। तो उन पैरोडी के बाद में कुछ वीडियोज में से अच्छे चले थे, लेकिन इधर तमाम समय से इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव भी नहीं रह पा रहा था। अचानक से भी ये वीडियो उठ के आ गया। अच्छा, कुछ बताएंगे क्या क्या था वो पैरोडी योगी आदित्यनाथ के ऊपर में? अरे राजनीतिक मैं नहीं चाह रहा था कि हो, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो हास्य है, हास्य में योगी आदित्यनाथ हास्य समझते हैं। यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, यूपी के गुंडे योगी ने पहुंचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो, राशन दिए हो फ्री श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती हो। तो ये कटाक्ष था रोजगार के ऊपर में। हाँ, हमें लगता है ना कि जब किसी के मन की बात होती है लोग उसी को वायरल करते हैं। ठंड है प्रचंड इसीलिए वायरल हुई क्योंकि हर व्यक्ति ठंड से परेशान है। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है, कोई जातिगत भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उस पर ऐसा कुछ किया हो। तो लगभग, अच्छा हाँ, कुछ उस पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये धर्म के विरुद्ध है। तो कुछ लोगों ने उसमें पीयूष मिश्रा जी को भी मेंशन किया। पीयूष मिश्रा जी को जब मेंशन किया तो कई पे मुझे लगा कि उनकी टीम से उस पर थम के लाइक आए, उन्होंने पसंद किया, मुझे लग रहा है वो गाना एक बार अच्छा है। कई जो इतने सारे लोग भारत में हैं, ठंड से जो प्रचंड परेशान है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है, वो बहाना मिल गया। अच्छा, और अभी जैसे ये गाना आपने पैरोडी जो गाया था, तो योगी आदित्यनाथ की टीम से किसी ने कुछ संपर्क किया कि? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने उसे शेयर किया था उस वक्त। अच्छा जी, तो उन्होंने उस चीज़ को कुछ वैसे भी लोगों ने शेयर किया था, कुछ और पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी अपने हिसाब से, अपने जिस तरीके से उन्हें करना था उन लोगों ने भी क्योंकि किया। इसमें आपने नौकरी की बात कही, तो विपक्षी पार्टियां जो नौकरी को लेकर उन्होंने पकड़ा होगा। तो आपकी जो ये जो वायरल हुआ गाना, उसके बाद में कोई जीवन में कोई खास फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ, जीवन में खास फर्क पड़ा, क्योंकि मैं देख रहा था ना कि मैं मंचों पर वैसे बड़ा सक्रिय रहता हूँ। तो तमाम सारे पूरे इंडिया भर के ऐसे कई मंच हैं, और अभी इंटरनेशनल के नाम पे नेपाल से भी बुलावा आ चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे ये लग रहा है ना कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी ये
वायरल हुआ है, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में इतनी जल्दी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसने उन सारे मानकों को पार कर दिया जो मैं हो सकता है आने वाले 1 साल तक भी उसे बीट न कर पाऊँ। आप ये मत कहिए कि नेपाल से, आप कहिए कि राम भगवान के ससुराल से कॉल आया आपके पास में। राम भगवान का ससुराल वहाँ पर है ना, इसलिए। आपको पता है ज्ञानेंद्र हैं जी, ज्ञानेंद्र ने आपकी खबर लिखी थी। अच्छा, अरे वाह, तो मैंने सोचा बहुत कि बहुत आपको धन्यवाद, आपने ज्ञानेंद्र बड़ा से अच्छा मिलवाऊं। आर्टिकल लिखा हुआ था और मुझे लग रहा है कि नेशनल मीडिया के हर एक चैनल ने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा। हाँ, वैसे हम ये देख रहे हैं ना तब से कि आपके यहाँ जितनी तन्मयता के साथ में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हाँ। और अपने काम से काम रखे हुए हैं, और बाकी अगर किसी और ऑफिस में जाके अगर कोई इंटरव्यू करने लगे तो लोग पहले उसे देखने लगते हैं, लेकिन आपके लोगों का ध्यान पूरा उनके काम पे है। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, सारे सारे लगे रहते हैं अपने हाँ, उसमें। तो अपने काम के प्रति इतना पैशनेट होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे ये लोग हैं। अच्छा, आपने कहा काम के प्रति पैशनेट होना, तो क्या ऑफिस के ऊपर कुछ लिखा है आपने? तो लिखा है तो हमारे दर्शकों को जो सुना दीजिए। एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत घर वालों से अनुमति? घर वालों से मुझे 4 पंक्तियां और याद आ रही हैं कि गिरूं फिर भी वो आखिरकार मुझको थाम लेता है, गिरूं फिर भी वो आखिरकार मुझको थाम लेता है, कि जो सप्ताह में इतवार मुझको थाम लेता है, मेरी कविता का आसे ज्ञात अलग जिनको समर्पित है, मेरी हर पीर में परिवार मुझको थाम लेता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये सच में बहुत अच्छी पंक्ति आपने लिखी है परिवार के ऊपर में, और ऑफिस कल्चर भी आपने बहुत अच्छे से समेटा है। अच्छा, आपने पत्रकारिता क्यों छोड़ दी? पत्रकारिता आप कर रहे थे, पत्रकारिता क्यों? मैंने बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए मैंने पत्रकारिता की थी, मैं एक चैनल में था, तो छोड़ने का रीज़न कोई और नहीं था, बस यही एक कारण था मुख्य कि मुझे कवि सम्मेलन के मंचों पर सक्रियता के साथ में रहना था। वहाँ से उतनी छुट्टियाँ संभव नहीं थी। मुझे पता है कि मेरे जो वहाँ के ग्रुप हेड थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे, लेकिन उतना संभव नहीं था जितनी मैं छुट्टियां लेने की सोच रहा था। आप जब स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपका जो प्रोफेशन था आपने उसको छोड़ दिया जी, तो अभी घर कैसे चलता है? क्या काव्य पाठ चल रहा है ना, कवि सम्मेलन से हमें उतना मिल जाता है कि जितना मुझे बाकी नौकरियों से और अच्छा। व्यवसाय से नहीं मिल सकता। तो वो एक मानसिकता हमारी आपकी बन चुकी है कि कवियों को पैसे नहीं मिलते, कवियों को सिर्फ सम्मान मिलता है, लेकिन आज के दौर में कवियों को सम्मान भी मिलता है, सम्मान राशि भी मिलती है। बढ़िया, ये दर्शकों के लिए अब जो लिखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लिखने वालों से मेरी एक अपील है, कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के कॉल्स आते हैं, 14 वर्ष की आयु के हैं, 15 वर्ष की आयु के हैं, तो वो ये चाहते हैं कि मुझे आज ही से कमाई होनी शुरू हो जाए, और इस होड़ में वो उनका जो उनके घर वाले उन्हें कराना चाहते हैं वो करना भूल जाते हैं। फिर वो घर वालों से बगावत करके कविता के फील्ड में उतर आते हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाता, तो फिर उनका वो भी बिगड़ जाता है, कविता के फील्ड में भी कुछ नहीं हो पाता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, सिर्फ कविताई ही नहीं, आपके अंदर यदि कोई भी हुनर है, तो आप सबसे पहले अपने घर वालों की सुनिए। जब घर वालों के मुताबिक आप कुछ बन जाइए, उसके बाद भी आप कविता के फील्ड में मेरी तरह आ सकते हैं। मैं तो नौकरी के बाद, व्यवसाय के बाद आया था। ये बहुत जानना जरूरी था कि जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन जाने से पहले जो आपका पैशन, उसको फॉलो करने से पहले प्रोफेशन में एस्टेब्लिशमेंट जरूरी है। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ कि कभी पैसे ही नहीं मिल पाए, रोजगारी नहीं है, कुछ ऐसा? हाँ, हर दौर जिया है, हम सब ने जिया है, और मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। हमें हर माहौल को महसूस करना चाहिए, और वैसा मैंने किया भी है। मेरे जीवन में तमाम बार ऐसा हुआ कि मेरी आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, उस वक्त भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी भी नकारात्मक पहलुओं को जीता ही नहीं हूँ। अगर कुछ बुरा भी होता है, मान लीजिए कि मेरा कोई 20 तारीख को मेरा कवि सम्मेलन है, 20 तारीख का कवि सम्मेलन मेरा कैंसिल हो जाता है, जिसमें मुझे 20,000 के पेमेंट पे बुलाया गया, 30,000 के पेमेंट पे बुलाया गया, वो कवि सम्मेलन मेरा कैंसिल हो जाता है, तो मुझे अपनी 20 तारीख की डेट भरनी है, और मानिए कि आज अभी 11 तारीख है, 12 तारीख है, तो मैं उस डेट में काम करने के लिए अपने आयोजकों से बातचीत करके मैं उस तारीख में एक ऐसा कवि सम्मेलन बना लेता हूँ कि पहले तो मैं अकेला जा रहा था, इधर मैं 5 लोगों को शामिल कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में और 5 लोगों को पैसा मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं नकारात्मक पहलुओं में भी मैं यही सोचता हूँ कि किसी उपाय के साथ में उसे सकारात्मकता में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, ठंड है प्रचंड वाला जो कविता आपकी थी वो वायरल है, उसके बाद लोग मैसेज कर रहे हैं या पूछ बहुत रहे हैं? सारे आते हैं, क्या बहुत सारे आते हैं, और उसके सहारे में मेरे घर की, मेरी फैमिली के जितने भी कॉल्स होते हैं वो जब मिस हो जाते हैं तब फिर घर वालों को मुझे समझाना पड़ता है, लेकिन तब उन्हें ये लगता है कि नहीं नहीं, ये तो अहंकार में आ रहा है। अच्छा। कई दोस्तों ने भी इधर बहुत शिकायतें की हैं, मैं उन सभी से सामूहिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में मैंने अपने व्हाट्सएप का, अपने पर्सनल व्हाट्सएप का एक
स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है, तो वो मैं स्क्रॉल करता गया और एक दिन के कम से कम 30 सेकंड तक मैं स्क्रॉल करता रहा। एक दिन के मैसेजेस थे। अरे वाह, पूरे दिन जी। तो किस तरह कुछ मैसेज याद है, किस तरह के मैसेज आपको आते हैं? कुछ फनी सा कोई पूछ लेता है कि अरे नहाते हो कि नहीं नहाते हो तुम, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, मेरे दोस्त हैं वो वैसे ही टांग खिंचाई करते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। अच्छा। तो उन लोगों ने, कई लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए कि ये जो बंदा खड़ा है जो गा रहा है इसने खुद नहीं नहाया है। तो ऐसा भी होता है। ये तो खैर हर आदमी का एक अलग नज़रिया होता है देखने का। अच्छा, फैमिली में जब अभी जो वायरल हुए हैं या जो कमाने का जो आपका जरिया जो लिखना या मंचन जो आपका होता है, तो मैं 5 साल से हूँ मंचों पे, लेकिन इधर मैं 1.5 साल से मैं पूरी तरह से मंचों पे हूँ। उसके पहले मैं एक कंपनी में HR था, उसके बाद में फिर मैंने अपनी फार्मेसी ओपन की। फार्मेसी भी मेरी 1-1.5 साल के बाद में मुझे क्लोज करनी पड़ी क्योंकि फिर मुझे मंचों से समय नहीं था। अच्छा जी। तो HR पे कुछ लिखा है कि हमारे यहाँ भी HR होते हैं? सभी कंपनियों में HR का काम सब कहते हैं कि रंगोली बनाना है, ये सच है क्या? HR के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना, कि अगर मैं भी बोल दूंगा तो फिर आपकी सैलरी अटक जाएगी। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम आप इस तरीके से लिखते रहिए, हमेशा दर्शकों के साथ में हमारे से कनेक्ट होते रहिए। फिर से आपको थैंक यू कहूँगा कि आप हमसे कनेक्ट हुए, हमसे बातचीत की, और ऐसे ही गाने आपके वायरल होते रहे। अभी कुछ आपने राम भगवान के भी ऊपर लिखा है जी, एक ऐसा भजन जो, अच्छा मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने कई गाने लिखे हैं और इससे पहले मैंने कुछ और लोगों को एल्बम के लिए भी गाने दिए। मेरे कुछ गाने ऑलरेडी रिलीज भी हो चुके हैं। इसी बीच में एक अभिषेक त्रिपाठी हैं सिंगर, तो उन्होंने मुझसे एक गाने की अपील की थी, तो एक राम भजन मैंने उनको लिख के दिया। लेकिन उससे पहले कुछ 2 लाइनें बहुत दिन से क्लिक कर रही थी, मैंने उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे लिए पर उपयुक्त नहीं है, तो आप इसकी जगह कुछ और करके दीजिए। तो मैंने उनको एक दूसरा लिख के दे दिया। लेकिन वो जो 2 लाइन थी वो मेरे मन में बहुत दिन से आ रही थी। मेरे एक सिंगर हैं विकास चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इस राम भजन को गाया हुआ है, तो विकास जी ने मुझसे कहा कि कुछ है राम जी के ऊपर, तो मैंने वही 2 लाइन सुनाई। उन्होंने बैठे बैठे उसे गुनगुनाया, कंपोज किया, बोले कि ठीक है ये फाइनल है, आप इसे लिख के दो। तो मैंने वहीं पे बैठे बैठे 20 मिनट के अंदर पूरा राम भजन लिख दिया। अच्छा। राम भजन लिख के हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद वो आज आप सबके सामने है। तो वो गाना सुना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं उतना अच्छा तो नहीं गा पाऊंगा जितना अच्छा मेरे विकास भाई गाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने बैठ के उसे कंपोज किया था, तो फिर सुनाता हूँ। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। अगली बार कभी विकास जी का अगर आना हो तो फिर आप उनसे पूरा भजन सुनिएगा। जरूर, आपके जो जितने भी हैं गाने वाने सारे सुनेंगे, और दर्शकों को बस अब ये हमारा अंतिम प्रश्न था इनके साथ में, और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ में कनेक्ट हुए। आपने जब अंतिम की बात की तो मुझे लग रहा है कि कुछ अधूरा सा है। हाँ, अब पूरा कर दीजिए ना आप। वो इसलिए अधूरा है क्योंकि अभी 22 तारीख को मेरे राम जी अपने नए मंदिर में विराजमान होने को हैं, कि है अवध कांतिमय राम आने को है अवध कांतिमय राम आने को है, मिट गया मन का भय राम आने को है, युग युगों का ये वनवास पूरा हुआ, आ गया शुभ समय राम आने को है। वाह, बहुत बेहतरीन। और राम भगवान आने को हैं, और आपके आपका जो गाना है वो राम भगवान के अंतिम गाने, हम जो इस इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं वो आपका अंतिम गाना राम भगवान के साथ में था। तो भगवान से प्रार्थना है कि राम भगवान आपके उत्तर आपका जो है करियर बढ़ता रहे, और इसी साथ में हम खत्म करते हैं। और इस तरह की तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए नरेली लाइव, और हमें सभी चैनलों पे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए।